जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है वायु जीवन के लिए आवश्यक, इसका हम लोग पूरा प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि इनमें से सही शब्द का चयन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं और यहाँ से सही शब्द को आपको चुनना है, चयन करना है और यहाँ पर जो सवाल पूछे गए उसमें उसको भरना है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल जो है वो बोलता है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत कहलाती है, क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो ये हम लोग फर्स्ट में उसको भर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सवाल बोल रहा है कि सभी जंतु श्वसन में वायु से क्या लेते हैं? श्वसन के लिए वायु से लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को वहां पर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तीसरा नंबर सवाल कि जलने में कौन सा गैस सहायक होता है? तो जलने में देखिए, जलने में भी ऑक्सीजन ही सहायक रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है। यहाँ ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आग जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो हम लोग मोमबत्ती वाला क्रियाकलाप में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दो बार यहाँ आपका ऑक्सीजन ही भराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं नहीं भराने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर है वो बोलता है गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो गतिशील वायु को हम लोग हवा कह सकते हैं या पवन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हवा या पवन। तो आप यहाँ पर पवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर आपको यहाँ पर पवन दिया है तो यहाँ पर आपको क्या भरना चाहिए? पवन ही भरना चाहिए, हवा भी गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल, वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन हम लोग भर दिए। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है? नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग 78% है। ठीक है, या फिर इसी को बुक में दिया हुआ 4/5। ठीक है, टोटल का लगभग दिया हुआ, मतलब 78% ये मात्रा है किसका? नाइट्रोजन का, टोटल हवा का। ठीक है, टोटल वायु का। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? बोल रहा है कि खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। क में जो अंकित है उसको ख के सही व्याख्या से क्या करना है? अंकित करवाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला हवा, तो हवा दिया हुआ है। तो देखिए हवा क्या है? हवा को हम लोग गतिशील वायु को हम लोग हवा कहते हैं, तो इसको हम लोग गतिशील वायु में इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक है, तो इसको हम लोग जलने में सहायक से मिला देंगे। उसके बाद क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर मिला देंगे हम लोग। वायु क्या है? एक पारदर्शी है, वायु के इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं, तो इसको आपको इस तरह से मैच करवा लेना है। ठीक है, वायु का कोई कलर भी नहीं रहता है, वायु को हम लोग देख भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखिए पहला जो है वो है कि वायु जो है वो गैस, जलवाष्प एवं धूल कण का मिश्रण है। तो जी बिल्कुल सही है, ये वायु में गैस, जलवाष्प, धूल कण सभी रहते हैं। ठीक है, तो ये मिश्रण है, सही है, तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है कि मिट्टी में वायु उपस्थित रहता है। हाँ, मिट्टी में वायु उपस्थित रहता है तभी मिट्टी के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर मिट्टी के अंदर वायु नहीं रहता तो केचुआ जैसे जो जीव जंतु मिट्टी के अंदर रहते हैं वो नहीं रहते। ठीक है, आगे देखिए तीसरा सवाल जो है वो क्या है? ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया, नहीं, ऑक्सीजन सहायक है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ये कथन क्या है? गलत है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि वायु जो है वो हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होता है। तो होता है। ठीक है, ये हम लोग वायु के कार्य में हम लोगों ने देखा है चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर जो है वो है वायु को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायु का कोई कलर नहीं होता है, तो वायु को हम लोग नहीं देख सकते। तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा कॉपी में। चलिए हम लोग अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 जो है वो क्या है? बोल रहा है कि वायु के संघटक क्या है? वायु में क्या क्या मौजूद है उसी को संघटक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वायु में जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जलवाष्प रहते हैं तथा कुछ अन्य गैस का मिश्रण होता है वायु। ठीक है, तो वायु का संघटक इसी तरह लिखेंगे, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। ये कंप्लीट आंसर, छोटा सा आंसर 4 नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, तो वायुमंडल देखिए किसे कहते हैं?
उत्तर इसका हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक अदृश्य, मतलब जो नहीं दिखता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, बिना देखने वाला एक आवरण परत पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है कि वायुमंडल में तो बहुत सारा गैस पाया जाता है, बहुत सारा गैस का मिश्रण है, लेकिन जो हम लोगों को श्वसन में कार्य आता है वो है क्या, ऑक्सीजन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिख देंगे, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 जो है वो है कि जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं। तो देखिए हम लोग क्रियाकलाप देखा था, वहाँ पर बुलबुले आ रहा था जब हम लोग मिट्टी को पानी से भरे बाल्टी में डाल रहे थे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें वायु रहती है। ठीक है, जब मिट्टी को जल में गिराया जाता है तो इन जल छिद्रों में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होता है, जल जो है वो उन छिद्रों में प्रवेश कर जाता है, तो वहां से वायु के बुलबुले, ठीक है, यहाँ पर बुलबुले लिख लीजिएगा, बुलबुल हो गया है, बुलबुले के रूप में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वायु बुलबुले के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस 78% है, वो आपको पता है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वायु। उत्तर, वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जिसका मात्रा कुल वायु का लगभग 78% है। ठीक है, लगभग 78%। ठीक है, यहाँ पूर्ण विराम आप लगा लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 जो है वो क्या है कि वाद्य यंत्रों में वायु के महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे। तो देखिए साउंड वेव जो है, ध्वनि जो है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसको जो माध्यम चाहिए, मीडियम जो चाहिए, वो चाहिए एयर। ठीक है, वैक्यूम में नहीं होगा, नहीं आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। अभी जो हम बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं वो आपको सुनाई तभी देगा जब आप मतलब हवा में बैठे। ठीक है, वैक्यूम में, खाली स्पेस में आप बैठे रहेंगे तो वहां पर क्या होगा कि हवा अगर हट जाएगा, आपका कमरा से अगर हवा निकाल दिया जाएगा और आपको वहां छोड़ दिया जाएगा, और मान लीजिए कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया गया है, तो भी आपको आवाज नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां हवा चाहिए, एयर चाहिए। एयर जो है वो एक माध्यम, एक मीडियम है साउंड को, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखना है उत्तर में, वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वाद्य यंत्रों से निकली ध्वनि को सुनने के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आंसर छोटा सा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है वो क्या है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जल वाष्प है। तो देखिए इसका भी क्रियाकलाप हम लोगों ने नमक का जो क्रियाकलाप था उसको किया था, और उसके बाद हम लोग ठंडे बोतल को जब हम लोग फ्रिज से निकाले थे तो वो भी क्रियाकलाप उसी को दिखाता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख रहा है, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संगठित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देने लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु में क्या है, जलवाष्प है। ठीक है, जब ठंडी बोतल को हम लोग फ्रिज से निकालते हैं और उसको जब हम लोग टेबल पर रख देते हैं तो हवा जो उस बोतल के टच में आता है वो संघनित हो जाता है, हवा में जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाता है और बोतल के बाहर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये छोटा सा आंसर था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 बोलता है, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति को दर्शाता है, स्थिति को के कारण संभव है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप बुक से स्वयं लिख सकते हैं। क्रियाकलाप, सभी क्रियाकलाप का नाम लिख देना है आपको। ठीक है, तो इसको आप लिस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है 12 वो क्या है, आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली जगह कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं रहता। आपको एक गिलास दे दिया जाएगा और बोलेगा उसमें कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, और बोलेगा कि ये खाली नहीं है। तो इसको आपको प्रूफ कैसे करना है कि ये खाली नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्रियाकलाप था बहुत अच्छा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए अपने लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि वायु हर जगह है। किसी खाली गिलास को उल्टा करके किसी पानी से भरे बाल्टी में
बाल्टी में पानी के सतह के लंबवत अगर सीधा परपेंडिकुलर हम लोग उसमें डुबाते हैं तो गिलास के अंदर पानी नहीं जाता है, लेकिन उसी गिलास को जब थोड़ी तिरछा करके पानी से भरा बाल्टी में डुबाया जाता है तो बुलबुले बाहर आते हैं और हमें गिलास में पानी भर जाता है, ठीक है। और जो गिलास है उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। वास्तव में बुलबुले के रूप में गिलास से वायु बाहर निकलता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि खाली गिलास में वायु था, वो भरा हुआ था, ठीक है। क्रियाकलाप इसका बहुत आसान था। क्रियाकलाप हम लोग समझे थे कि एक बाल्टी में जब हम लोग बोतल को डुबा रहे थे या फिर गिलास को डुबाइए, तो गिलास को जब हम लोग सीधा डुबाएंगे तो इसमें एयर रहने की वजह से पानी गिलास में नहीं जाएगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके डुबाते थे तो क्या होता था कि यहाँ से बुलबुले बाहर आ जाते थे और फिर गिलास में भी पानी भर जाता था। तो ये क्रियाकलाप था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, ठीक है। देखिए, मुंह से हमें श्वास क्यों हानिकारक है, ठीक है। मुंह से श्वास लेना क्यों हानिकारक है? तो इसका आंसर देखिए, वायु में धूल कण उपस्थित रहते हैं, आपको पता है, जो समय तथा स्थान के साथ बदलते भी रहते हैं। ज़्यादा गंदगी वाला क्षेत्र में जाइएगा तो ज़्यादा धूल कण मिलेगा, फ्रेश जगह पर रहिएगा तो थोड़ा वहाँ जो एयर रहेगा वो स्वच्छ रहेगा, ठीक है। तो स्थान के साथ बदलता है। यदि लोग मुंह से श्वास लेते हैं तो ये धूलकण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु सांस नाक से लेने पर नाक में उपस्थित छोटे छोटे जो बाल होते हैं एवं चिपचिपा पदार्थ जिसे लसिका कहते हैं हम लोग, इन कणों को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है और इसलिए हमें मुंह से श्वास लेना हानिकारक है। मुंह से श्वास अगर हम लोग लेंगे तो धूल कण जो एयर में मौजूद है वो सीधा हमारे श्वसन तंत्र में चला जाएगा, लेकिन अगर नाक से लेंगे तो चिपचिपा पदार्थ नाक में रहता है, ठीक है, और नाक में बाल रहते हैं, वो सब उस धूल कण को अंदर नहीं जाने देते हैं, उसको बाहर ही छान लेते हैं, ठीक है। इसलिए मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए। चलिए अगला सवाल, सेकेंड लास्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर 2 मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों? देखिए, अगर 2 मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो क्या होगा, जो गिलास बड़ा होगा उसमें वायु की मात्रा ज़्यादा होगा और इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा, ज़्यादा वायु रहेगा ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो ज़्यादा मात्रा भी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, तो बड़े गिलास में जलती मोमबत्ती देर तक जलेगी, ठीक है, जलती रहेगी, जबकि छोटे गिलास वाला मोमबत्ती बड़े गिलास वाले मोमबत्ती की अपेक्षा तुलना पहले बुझ जाएगा, ठीक है। बड़ा गिलास से जो मोमबत्ती ढका रहेगा उसमें ज़्यादा एयर रहेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उसको, तो ज़्यादा देर तक जलेगा, छोटे गिलास कम देर तक चलेगा, ठीक है, यही कारण था उसका। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? तो क्या हम लोग समाप्त हो जाएंगे? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर क्या है, यदि वायुमंडल में वायु या ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर का जो प्रश्न अभ्यास है वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।